बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है आप लोग अच्छे ही होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के दौरान हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो प्रतिदिन भेज रहे हैं और मैं रामजी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रांची, जो कि मैं कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसके विकास की अंतर्गत यूनिट 5 व्यक्तित्व क्या है उसको लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने जो आपको वीडियो भेजे हैं उस वीडियो में मैंने व्यक्तित्व बता चुका हूँ, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है उसको भी बता चुका हूँ, व्यक्तित्व का जो प्रकार है उसको भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ और आप लोग उसको नोट भी किए हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन कारकों से एक व्यक्ति के व्यक्तित्व प्रभावित होते हैं। तमाम मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कारकों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है। अब मैंने एक एक चीज लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। उसमें मैंने, जब हम व्यक्तित्व की बातें कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट, मैं व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह है व्यक्तित्व के जैविक या प्राणी शास्त्रीय कारक, मतलब कि व्यक्तित्व के जैविक कारक। वास्तव में जैविकी कारक व्यक्ति के व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उसमें मैंने जैविक कारक के अंतर्गत, प्राणी शास्त्र कारक के अंतर्गत पहला पॉइंट अगर बातें करते हैं तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट कैसी होती है। मैंने व्यक्ति के शारीरिक बनावट, तो पहला पॉइंट शारीरिक बनावट एवं स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति की शारीरिक बनावट सुंदर और सुडौल होती है, उसमें आत्मविश्वास की भावना होती है, जो कि व्यक्ति का एक प्रमुख लक्षण है शारीरिक बनावट के आधार पर। और इसके विपरीत अगर बातें करते हैं तो व्यक्ति की शारीरिक बनावट अगर अच्छी नहीं है तो व्यक्ति नाटा तथा कुरूप होता है, उसमें अपूर्णता का, हीनता की भावना पाई जाती है। जो नाटा और कुरूप होते हैं
उसमें शारीरिक दृष्टि से हीनता की भावनाएं प्रबल होती हैं। और जब ये चीज़ें हम और वह अपनी हीनता की भावना पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्वक मतलब बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह विफल रहते हैं। इसका बहुत सुंदर उदाहरण आप लोगों के समक्ष एक प्रस्तुत कर रहे हैं। उसको नेपोलियन और सुकरात, नेपोलियन तथा सुकरात व्यक्तित्व में देखने से मिलता है कि नेपोलियन नाटे कद का था, अतः उसके अंदर सारी बनावट की प्रतिहीनता की भावना विकसित थी। जब मैंने और कभी कभी को दूर करने के लिए मतलब अपनी उसकी कमी को दूर करने के लिए अपने अपूर्व सामाजिक उपलब्धियां प्राप्त की। इसी प्रकार सुकरात की जब बातें आती हैं, सुकरात अत्यंत कुरूप था। उसमें इसके प्रतिहीनता की भावना थी। इनकी पूर्ति उनसे कहीं अद्भुत थी, नेपोलियन से। अगर सुकरात एक दार्शनिक, बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसी आधार वह उस समय अपने समय का सुकरात दार्शनिक था। ज्ञातव्य है कि शरीर मतलब ज्ञातव्य है, इस बात को मैं अमल करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ज्ञातव्य है कि शरीर तथा शारीरिक बनावट अधिकांशतः वंशानुगत या वंशानुक्रम पर ही निर्भर करती है। क्लियर है? और उसको और क्लियर कर दे रहे हैं। अगर मैंने व्यक्ति की शारीरिक संरचना से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो जब शारीरिक संरचना से संबंधित बातें करते हैं तो उस व्यक्ति के कुछ शील गुण होते हैं, और वह शील गुण वंशानुक्रम से निहित होते हैं, वंशानुगत होते हैं। इसीलिए गोरे माता पिता के जो बच्चे प्रायः गोरे होते हैं, और उसके विपरीत काले माता पिता के बच्चे प्रायः काले होते हैं। इसलिए मैंने यूरोपियन देशों के बच्चे तथा अफ्रीका देशों के बच्चे की अगर बात करेंगे तो एक इसका उदाहरण है। व्यक्ति के इन शारीरिक शील गुणों, देखिए कितनी अच्छी बातें कहा, व्यक्ति की इन शारीरिक शील गुणों का प्रभाव उसके मानसिक शील गुणों के विकास पर भी पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से यह पता लगाया कि जिन व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य तथा संरचना आकर्षक रहा है और सुंदर होती है, उनमें सामाजिक शील गुणों, आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व तथा समय निष्ठा की बातें जब आती है, समय निष्ठा तथा सामाजिकता जैसे शील गुणों का शीघ्रता से विकास होता है। जिन बच्चों का शरीर सुसंगठित और आकर्षण नहीं होता है,
उनमें हीनता की भावना पनपती रहती है। एक बात मैंने इस पर वास्तव में कुप्रभावित करने लगती है, जब व्यक्ति को उसका शारीरिक शील गुण, तो उस शब्द में एक मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इसी आधार पर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में एक लाइन उन्होंने स्पष्ट बातें कहा है कि शरीर की जो दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति को प्रभावित करती है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार को वह प्रभावित करती है, वुडवर्थ ने कहा। और उसी क्रम में इसी प्रकार स्किनर ने भी शारीरिक गठन और बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के को प्रभावित करने वाले जो कारक की बातें कहा है, तो स्किनर ने अपने शब्दों में कहा कि मनुष्य का व्यक्तित्व स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। स्पष्ट कहा है, स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। उसे अपने माता पिता से कुछ निश्चित शारीरिक और मानसिक संवेगात्मक और व्यावसायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। कितनी अच्छी बात स्किनर ने कहा कि माता पिता से व्यावसायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व को। मतलब जैसे जिस क्षेत्र में माता पिता का रुझान रहता है, बालक उसी क्षेत्र में महारत हासिल करता है। फिर उन्होंने जैविकीय व्यक्तित्व का जैविकीय कारक के अंतर्गत एक चीज और बताया कि बुद्धि और तथा मेधा का प्रभाव। गाल्टन का विचार, बुद्धि की बातें कर रहे हैं, व्यक्तित्व पर बुद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब बुद्धि कैसी रहती है तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। जब मैंने बुद्धि की बातें करते हैं तो मुझको टर्मन महोदय की लाइनें याद आ जाती हैं कि आईक्यू लेवल जिस बालक का जितना होता है उतना उस पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, वही अच्छा व्यक्तित्व होता है। लेकिन यहाँ गाल्टन की बातें जब आती हैं, गाल्टन ने स्पष्ट कहा है मनुष्य अपने सारी गुणों को भी आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त करता है। मतलब उन्होंने कहा कि बुद्धि जन्मजात होती है। टर्म ने बात कहा कि बुद्धि गाल्टन की बुद्धि जन्मजात होती है, बुद्धि अर्जित होती है, और मानसिक गुणों के अंतर्गत मानसिक गुण क्या है? मानसिक गुण बुद्धि, क्योंकि अंदर की बातें हैं। मानसिक गुण के अंतर्गत बुद्धि तथा मेधा प्रमुख समझी जाती है। मतलब मानसिक के अंतर्गत, मानसिक विकास या मानसिक गुणों के अंतर्गत बुद्धि एक प्रमुख समझी जाती है। इसीलिए कहा भी गया है कि बुद्धि एक विचार है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। गाल्टन ने बड़ी अच्छी बातें कहा उन्होंने बुद्धि पर, और कहा कि जब आप बुद्धि की बातें उन्होंने कहा तो उन्होंने एक क्या उनका मनोवैज्ञानिक का नाम आप सुनते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, गोडार्ड मनोवैज्ञानिकों ने
एक कालिकाह नामक सैनिक के परिवारों का अध्ययन करके बताया कि व्यक्तित्व का बुद्धि जो है वंशानुक्रम से संबंध है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि है। कालिकाह नामक सैनिक ने पहले तीव्र बुद्धि स्त्री से शादी किया था, तो उसकी जो वंशज निकले, बाल बच्चे जितने पैदा हुए निकले, उसके वंशज सब समान बुद्धि के निकले। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने मंद बुद्धि स्त्री से शादी कर लिया, तो उसकी जो संतानें पैदा हुई अक्सर मंद बुद्धि की। तो जब बुद्धि की बातें, उसने एक मंद बुद्धि स्त्री के साथ जब विवाह किया था, तो उस स्त्री से जितनी संतानें हुई उनमें अधिकांश मंद बुद्धि की थी। बताइए, तो मानसिक विकास क्या है? यही तो है कि जैसी माता पिता ऐसे उसकी संतानें होती हैं। कहते हैं कि माता पिता कभी कभी तीव्र बुद्धि के, संतानें मंद बुद्धि के, तो कहीं ना कहीं किसी वंशानुक्रम को मैंने क्लियर कर दिया हूँ कि कोई न कोई माता पिता से संबंधित कई पूर्वजों का हस्तांतरण गुण प्रभावित करता है, तब ऐसी चीज़ें आप होती हैं अक्सर। और यहाँ तक कि दुष्चरित्र भी निकले, मंद बुद्धि वाले जो स्त्री थी उसे दुष्चरित्र ही निकले। इन दृष्टांतों से यह स्पष्ट है और क्लियर हो जाता है कि मनुष्य की बुद्धि वंशानुक्रम पर ही निर्भर होती है। क्लियर हुआ कि नहीं कि मनुष्य की बुद्धि उसके वंशानुक्रम पर ही निर्भर होती है। और इसको क्लियर कर दे रहे हैं, बुद्धि की तरह संगीत तथा गणित की सेवाएं भी आनुवंशिकता पर निर्भर करती हैं। प्रायः देखा जाता है कि संगीत की जो प्रतिभाएं व्यक्ति में होती है, वह माँ बाप की संतान भी संगीत में मेधा होते हैं। कभी कभी तो माँ पिता उसके अगर संगीत के क्षेत्र में है, तो उसके बच्चे भी संगीत के क्षेत्र में अक्सर ये चीज़ें उसमें घर कर जाती हैं और मेधा रखने वाली होती हैं। इस प्रकार गणित की अगर योग्यता रखने वाला बाप, गणित की योग्यता रखने वाला माँ बाप की संतानें गणित में निपुण हुआ करती हैं। क्यों? पिता का ये क्या है? गुण है। तो इसीलिए वंशानुक्रम से बुद्धि को जोड़ा गया है, मेधा को जोड़ा गया है। क्लियर? फिर नेक्स्ट, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक में अगला पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैंने वर्गीकरण में भी ये चीजें आपको एक जगह आया था, एक स्थान पर, जो केनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण किया था। यहाँ पर व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियां का क्या कार्य है? उसकी अत्यधिकता होने के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव कम होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज मनोवैज्ञानिकों ने इस चीज को लेकर आप लोगों के समक्ष हम उपस्थित भी हैं और क्लियर भी हो जाएगा। इसीलिए हार्मोन्स हमारे स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। देखिए, हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? हार्मोन्स हमारे शरीर पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इनका उचित मात्रा में बनते रहना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है।
हार्मोन्स को उचित मात्रा में बनते रहना वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। जब मैंने उसका अगर उचित मात्रा से कम या अधिक भी होती है तो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होती है। इसी क्रम में उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसकी विवेचना आपके समक्ष अभी हम तुरंत कर दे रहे हैं। इसकी तो वास्तव में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं उससे क्या क्या हमको नुकसान होता है, क्या लाभ होते हैं। तो मैंने एक अंतःस्रावी ग्रंथियां की बातें रख रहे हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि। थायराइड, जब मैंने थायराइड की बात करते हैं तो इस जिसको कहते हैं यह दिप्पी अंडाकार, मतलब कि यह दिप्पी माने यह अंडाकार ग्रंथि कंठ के पीछे, देखिए इस कंठ के पीछे या श्वास नली के ऊपर स्थित होती है। कंठ के पीछे और श्वास नली के ऊपर स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। इसलिए इसे कंठ ग्रंथि का नाम से भी जाना जाता है, कंठ ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर इससे हार्मोन्स को थायरोकिसन कहते हैं, यह ग्रंथि ऑक्सीकरण प्रक्रिया को तेज करके भोजन की शक्ति के रूप में बदलने में कार्य करती है और इसका मानसिक बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि का मानसिक बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। हार्मोन्स की उचित मात्रा समान बुद्धि के लिए, कितनी अच्छी बात है, हार्मोन्स की जो उचित मात्रा है वह समान बुद्धि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से शरीर अनुचित रूप से मोटा हो जाता है, भद्दा हो जाता है, सुस्त हो जाता है और स्वभाव में बच्चों जैसा हो जाता है। मतलब भले आप बड़े हो लेकिन बच्चों जैसी बातें करेंगे, इसीलिए स्वभाव में वह बच्चों जैसा हो जाता है। ऐसी दशा में जब इन्हें ग्रंथि स्वयं फूलकर बड़ी हो जाती है, ग्रंथि फूलकर अगर बड़ी हो जाती है और गले पर घेघा रूप ले लेती है, नहीं होता घेघा रोग जिसको कहते हैं घेघा रोग, तो उसको भी आयोडीन की बातें उसमें आती है कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होगा। तो समुद्र के ऐसे अक्सर समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में ये चीज़ें अक्सर पाई जाती है, घेघा रोग। लोगों ने इस रोग को संभावना अत्यंत अल्प होती है क्योंकि समुद्र जल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों में ये रोग अक्सर विकसित होते हैं, घेघा रोग। आवश्यकता से अधिक मात्रा में हार्मोन्स के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इतना थायराइड ग्रंथि का ये सब विशेषताएं, भूख अनुचित रूप में बढ़ जाती है, मतलब भूख बढ़ जाती है, भूख लगने लगती है। हृदय की धड़कनें जो होती हैं तेज और आंखें बड़ी बड़ी उभर आती हैं इसकी अधिकता से। इसलिए शरीर में किसी भी चीज़ की अधिकता होती है तभी आपको दिक्कत है और कमी होती है तभी समस्या है। इसलिए एक सामान्य लेवल होता है जो थायराइड ग्रंथि को हमारे शरीर को स्वस्थ एवं सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत
दूसरा पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि जो है, यह ग्रंथि मटर की दाने जैसी ये थायराइड होती है, और पैराथायराइड का हार्मोन्स पैराथार्मोन स्थिर में जो कैल्शियम की बातें होती हैं, कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है, ये ग्रंथि उस पर नियंत्रण रखती है। कैल्शियम की अगर उचित मात्रा की कमी से पेशियां ठीक से कार्य नहीं करती, हड्डियां तथा दांतों में कमजोरी आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और दांत भी उसके कमजोर हो जाते हैं। इस हार्मोन्स की अधिकता से में और रुधिर में कैल्शियम की मात्रा, ये कितनी अच्छी बातें कहा कि जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा उचित रूप में या उचित रूप से अधिक हो जाती है और कैल्शियम विकृतों से जमकर पत्थरियां बना देती है, मतलब आपके शरीर में पथरियां बना देती हैं। ये ग्रंथि शरीर के उत्तेजक द्रव्यों को बाहर निकालकर स्नायु मंडल को अधिक शांत और सहज बनाने में सहायता करती हैं। इनकी क्रिया शिथिल होने पर मांसपेशियां बिना किसी प्रयोजन के उत्तेजना का अनुभव करती रहती हैं और इसकी अति सक्रियता से शरीर शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है। अत्यधिक मात्रा है तो शरीर शिथिल और निष्क्रिय हो जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि से एक प्रभावित करने वाले और हैं, उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि की जब बातें हम करते हैं तो एड्रिनल ग्रंथि प्रत्येक विक्र, शरीर में विक्र जिसे कहते हैं विक्र से अगले हिस्से पर एड्रिनल ग्रंथि एक टोपी जैसी मढ़ी रहती है, टोपी जैसी मढ़ी रहती है। इसमें कई हार्मोन्स बनते हैं, कितनी अच्छी बात है। टोपी जैसी होती है लेकिन इसमें कई हार्मोन्स बनते हैं जिन्हें कार्टिन नाम दिया उसका, कार्टिन और एड्रेनिल, उस ग्रंथि को कार्टिन और एड्रेनिल कहते हैं। इससे क्या होता है कि बुद्धि का धीमा पड़ जाना, इस ग्रंथि की कमी से बुद्धि का धीमा पड़ जाना, पेशियों का दुर्बल होना, मांसपेशियां जो उसके दुर्बल होती हैं, भूख की कमी और थकान, हार्मोन्स के कमी को तेज करता है। इसके साथ बड़ी बड़ी आंखें निकल आती हैं। ये दशाएं प्रायः क्रोध आने तथा आपको क्रोध आ जाता है और उसके बाद भय लगने पर होती हैं। ये चीज़ें भय लगने पर होती हैं, क्रोध होने पर होता है ये चीज़ें की। और एड्रिनल
ग्रंथियों को प्राण रक्षा ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है। एक ग्रंथि हमारे प्राणों की रक्षा करती है। एड्रिनल ग्रंथि की बातें जब आती है तो क्योंकि इनकी थोड़ी भी शिथिलता हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन दुर्बल बनाती जाती है। इन ग्रंथियों का मुख्य कार्य संकट के समय शरीर की रक्षा करना होता है। एड्रिनल ग्रंथि का जो है आपके कभी भी कितनी भी परेशानी होते हैं वो शरीर की रक्षा करने के लिए इसका ये ग्रंथि उपयोग करती है। और अगला है अंडाशय। अंडाशय नाम सुने होंगे, विषण और अंडाशय, विष तथा अंडाशय। व्यक्ति की व्यक्तित्व में अंडाशय से क्या तात्पर्य है? अगर मैंने अंडाशय क्या तो शुक्राणु बनाने का कार्य करते हैं। अगर शुक्राणु बनाने के अतिरिक्त विश्व बड़ी महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंडाशय बहुत महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके हार्मोन्स के प्रभाव से ही पुरुषों में क्या आता है, दाढ़ी मूछ होती है, आती है और स्वर मोटा हो जाता है तथा ज्ञान इंद्रियां क्रियाशील हो जाती हैं। पुरुष वास्तव में नर कहलाने का अधिकारी हो जाता है मातृ अंडाशय और विष के कारण। इसी प्रकार स्त्री में अगर अंडाशय उनके स्त्रीय स्वभाव तथा जननेंद्रिय की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि इसमें इस चीज़ की अधिकता हो जाएगी तो इसीलिए कहा जाता है पुरुष में इसी ग्रंथि से पुरुष में पुरुषत्व का गुण और स्त्री में स्त्रीत्व का गुण विकसित होता है अंडाशय और विष की ग्रंथि से। क्यों? इसीलिए इस ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि का हार्मोन्स उसे अत्यधिक प्रभावित करता है। उसी कारण मोछ और दाढ़ी का आना और मोटी आवाज़ें पुरुषों की होती हैं। अगली ग्रंथि एक और है जिसको मैं पीयूषिका नाम सुने होंगे, पीयूषिका ग्रंथि या प्यूरिटी ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर लगी रहती है। इसमें आपका लगभग 2 हार्मोन्स होते हैं। देखिए इसमें गिना था 2 हार्मोन्स होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां पर नियंत्रण रखते हैं। तभी तो इसे प्रधान ग्रंथि की संज्ञा दी गई है। जो नियंत्रण रखते हैं उसे प्रधान ग्रंथि कहते हैं। इसका हार्मोन शरीर की वृद्धि पर अधिक प्रभाव डालता है, शरीर की वृद्धि पर अधिक प्रभाव डालता है। इस हार्मोन्स की कमी से शरीर की ऊंचाई कम रह जाती है। इसमें हार्मोन्स की जो कमी होती है तो शरीर की ऊंचाई कम रह जाती है और इसकी अधिकता से शरीर इतना लंबा हो जाता है कि मनुष्य कभी कभी 7 फीट से अधिक ऊंचा हो जाता है। तो न तो बहुत अधिक जरूरी है और न तो बहुत कम जरूरी है। एक मीडियम हार्मोन्स शरीर में सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए इस ग्रंथि का भी आपके शरीर में एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथि है।
ये ग्रंथि जिसको हम कह सकते हैं सर्वकिब्बी ग्रंथि, ये क्या है? सर्वकिब्बी ग्रंथि क्या है? जब मैंने सर्वकिब्बी ग्रंथि की बात करते हैं तो मानव शरीर एक व्यक्तित्व की रचना है और इस ग्रंथि का स्थान अमाशय के नीचे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। इसमें दो तरह के हार्मोन्स, इनकी दो विभिन्न कोशिकाओं से निकलता है। एक बीटा हार्मोन्स और कह सकते हैं या बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन्स को ग्लूकागोन कहते हैं। इन दोनों प्रकार के अगर हार्मोन्स से जो हमारे शरीर में इंसुलिन का महत्व विशेष है, व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का महत्व बहुत अधिक जरूरी भी है, क्योंकि अगर इंसुलिन शरीर नहीं बना रही है तो आपको इंसुलिन, व्यक्ति के जीवित रहने के लिए इंसुलिन ऊपर से लिया जाता है और उस इंसुलिन की कमी उसके व्यक्ति में सरका नामक रोग होते हैं, जिसे कहते हैं शुगर या डायबिटीज। तो इसका शरीर में न बनना भी खतरनाक है और अधिक बनना भी खतरनाक है। और इससे इंसुलिन की मात्रा घटने बढ़ने से रक्त में सरका की मात्रा बढ़ती है। जब इंसुलिन की मात्रा घटेगी, हार्मोन्स घटेगा बढ़ेगा, तो शरीर में शक्कर का मात्रा जो हो भी घटेगा और बढ़ेगा। ब्लड में, सबके ब्लड में शक्कर, बिना सरका और का शरीर बना ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर शरीर में शक्कर की मात्रा नहीं रहती है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, व्यक्ति का भी निर्माण हो ही नहीं सकता। और शरीर में इंसुलिन की मात्रा असंतुलित होने पर, कभी कभी देखते हैं ना, असंतुलित होने पर मधुमेह, जिसे कहते हैं मधुमेह रोग, माने डायबिटीज, शुगर, डायबिटीज हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाती है तब डायबिटीज हो जाता है, जिससे अधिक और अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ जाती है। और इसमें इसी कारक में शारीरिक बनावट के आधार पर के अंतर्गत ये आपके निम्नलिखित कारक थे। इसी में एक लास्ट कारक है जिसका स्नायु मंडल। जब मैंने स्नायु मंडल की बातें करते हैं, स्नायु मंडल व्यक्ति का प्रमुख कारक है। स्नायु मंडल ये व्यक्ति का सबसे प्रमुख कारक है। सबसे पहले केम, वैज्ञानिक है, केम ने स्नायु मंडल के महत्व को व्यक्तित्व निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक बताया। कैम्प ने व्यक्तित्व निर्माण के लिए इस स्नायु मंडल को एक महत्वपूर्ण अंग बताया और कहा कि कैम्प ने यह भी बताया कि मनुष्य की जो इंद्रिक लालसाओं की उत्पत्ति स्वतः चलित स्नायु मंडल द्वारा होती है। जिस इंद्रिक लालसाओं तथा वातावरण के बीच
जब मैंने घात प्रतिघात होता है तो उस समय व्यक्ति के सामने समायोजन की समस्याएं उत्पन्न होती है। स्नान मंडल के समय व्यक्ति के सामने समायोजन एडजस्टमेंट की समस्याएं उत्पन्न होती है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समाज में अपना समायोजन वह कर नहीं पाता है। तब उन्होंने व्यक्ति अंत में अपने को वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है। इस समायोजन प्राणी को कंप ने व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। केम्प ने समायोजन की मतलब वातावरण के साथ समायोजन जो किया व्यक्त करते हैं उसको उन्होंने व्यक्तित्व की संज्ञा दी है, क्योंकि व्यक्तित्व की संज्ञा में आल्पोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि व्यक्तित्व उन मनोसारी गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो अपना वातावरण के साथ अपना अनोखा समायोजन स्थापित करता है। जब समायोजन की बातें आती हैं तो उसी को उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व की संज्ञा दी गई, समायोजन की बातें आई हैं, इसीलिए स्नान मंडल में व्यक्ति समायोजित करता है, इसीलिए इसको मैंने व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तित्व केंद्रीय स्नायु मंडल तथा स्वतः चालित की बातें आती हैं कि स्वतः चालित स्नायु मंडल दोनों पर निर्भर करता है। इस क्रम में अपने व अध्ययनों के आधार पर, ऐसे नहीं, अपने अध्ययन के आधार पर कैंप ने बातें रखा कि मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि मनोवैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल अत्यधिक विकसित तथा जटिल होता है, जिन मनोवैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन व्यक्तियों का स्नायु मंडल अधिक विकसित और जटिल होता है वे अधिक कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इन्होंने इसके विपरीत अगर कम विकसित स्नायु मंडल के लोग मानसिक दृष्टि से भी कम विकसित होते हैं। जब ये बातें हमने अपने आधार पर इन चीज़ों को मैंने जब स्नायु मंडल की बातें करते हैं तब इसी क्रम में उन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर जब व्यक्ति के व्यक्तित्व की बातें करते हैं तब उन्होंने इसी क्रम में अपने को समायोजित किया कि अंतःस्रावी ग्रंथि से लेकर के शारीरिक और जैविक व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्राणी शास्त्र के कारक के आधार पर शरीर का शारीरिक बनावट कैसा है, उसके आधार पर स्वस्थता की बात का, बुद्धि तथा मेधा की बात, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में मैंने सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ की बातें आपके समक्ष रख चुके हैं। और मैंने जब इसी क्रम में आपका एक अभी शारीरिक से दृष्टि के आधार पर अगला को मैंने एक चीज़ें आती हैं सामाजिक कारक, इसी के अंतर्गत मैंने सामाजिक कारक को भी अंतर्गत मैंने अगर आपके स्नायु मंडल की बातें करते हुए उन्होंने दूसरा कारक रखा
कि वास्तव में सामाजिक कारक क्या है। अब सामाजिक कारक की बातें करते हैं। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए समाज क्यों आवश्यक है, इसीलिए मैकाइवर और पेज ने बातें रखा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बिना व्यक्ति का समाज अधूरा है और बिना समाज का व्यक्ति अधूरा है। उसी आधार पर उन्होंने यह निर्णय भी लिया कि जब व्यक्ति के एक निर्धारक वातावरण के अंतर्गत सबसे अधिक प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व को वातावरण प्रभावित करता है और उसी वातावरण के प्रभाव के आधार पर सामाजिक कारक को निम्नलिखित प्रकारों में विभक्त किया गया। और वह प्रकार पहले रखा कि घर पहला व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में सामाजिक, दूसरा सामाजिक कारक और उसके अंतर्गत नंबर 1 गृह या घर। क्या घर का वातावरण बालक को प्रभावित करता है? प्रश्न उठता है। प्रश्न यही है कि घर का वातावरण बालक को प्रभावित करता है। ये नहीं कि बाद में, जब बालक जन्म गर्भावस्था में बालक रहता है उसी समय से घर का वातावरण बालक को प्रभावित करता है। और जब बच्चे माँ के गर्भ में आते ही उसका वातावरण प्रारंभ हो जाते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा आता है और वातावरण उसको प्रभावित करने लगता है। और जन्म के समय माँ के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की जब बातें हम करते हैं तो प्रभाव बच्चे के ऊपर भी पड़ता है। माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तब माँ का जो अगर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं न कहीं परेशानियां हैं तो अब बच्चे को प्रभावित करता है, अब बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कि घर का वातावरण बस बच्चा जन्म लिया इसके बाद प्रभावित करने लगा, माँ के गर्भ से ही वह वातावरण प्रभावित करने लगता है। इसीलिए कहा भी गया है कि वातावरण और वंशानुक्रम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कोई पूछते हैं आप लोग ना सर वंशानुक्रम का अधिक महत्व है कि वातावरण का, तो ये प्रश्न पूछना पचीदा टाइप का है, ये नहीं पूछना चाहिए। ये इसको जानिए कि इन दोनों में से किसी एक का न रहने पर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावित होता है। इसमें से किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया और एक बात स्पष्ट लिखा कि जब वह नाम सुने होंगे आप एडलर, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडलर। एडलर ने वह मनोविश्लेषणात्मक वादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने जो अध्ययन किया वह मनोवैज्ञानिक ने यह भी बताया कि 3 से 6 वर्ष के संस्कार बालक, देखिए कितनी अच्छी बातें बताया कि 3 से 6 वर्ष का बालक नहीं, 3 से 6 वर्ष का संस्कारिक बालक के व्यक्तित्व निर्माण में अमिट छाप डालते हैं वातावरण। 3 से 6, ये नहीं कि बालक बड़ होने पर ही बिगड़ता है। बालक शैशव अवस्था से ही वह वातावरण के प्रभाव में आके उसका कैरियर बदल सकता है। अगर नहीं बदलता, वातावरण नहीं प्रभावित होता, तो एवरेन का उदाहरण यहाँ पर बहुत ही सराहनीय है और सोचने योग्य बातें हैं। एवरेन को
एक भेड़िया ने जन्म के बाद उठाकर लेकर चला गया। वह अपने पास 11 से 12 वर्ष तक रखा। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया। देखिए वातावरण कितना, घर का वातावरण या परिवार का वातावरण या बाहर का वातावरण कितना हावी है। वंशानुक्रम क्या, उसका जन्म तो एक माँ के गर्भ से हुआ था, माँ के गर्भ से हुई तो हुआ था, लेकिन भेड़िया ने उसको पकड़े लेकर चला गया। उस बालक को अपने साथ 11 से 12 वर्ष तक रखा। तो कुछ दिन बाद उसको पकड़ा गया तो उसमें वो क्या गुण विकसित हुआ, चारों गुण पर चलना उसमें गुण विकसित हुआ। कच्ची मांस खाने लगा। तो आप किसको सबसे अधिक शक्तिशाली मानेंगे? मानेंगे ना कि वातावरण बहुत ही शक्तिशाली है, चाहे कहीं का वातावरण हो। तो इसीलिए मैंने सिर्फ आपके परिवार का वातावरण उठा कर लेके किए हैं बातें। इसीलिए बालक को कहते हैं, अगर परिवार में राष्ट्र ने कहा है कि बालक को बालक समझिए, न कि पौड़। इसने एक बातें बहुत ही अच्छी कहा था प्रकृतिवाद रूसों ने, कि बालक को किसी कार्य को करने के लिए अगर मना करेंगे तो बालक बार बार उस कार्य को करेगा, क्योंकि उसको उस वातावरण का ज्ञान नहीं है। जैसे खिड़की बंद है, खिड़की खुली है, उसे कोई ज्ञान नहीं है। छोटा बालक 3 साल का बच्चा, खिड़की खुली है, जब उसको ठंड महसूस करेगी, तो कितने बार दूसरे ने कहा है कि इसको मना मत, बार बार कहो खिड़की बंद कर दो तो खिड़की बंद नहीं करेगा, खिड़की खोल देगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि बालक को एकदम प्रकृति की गोद में छोड़ दो। जब उसे अनुभव होगा वातावरण का तो वह खिड़की स्वयं जाके बंद करेगा। जब उसको ठंड लगा, जुकाम हुआ, तो उसको यह लगा कि इसकी खिड़की खुली है, इसकी वजह से मुझे ठंड और जुकाम लगता है, तो वह जाके स्वयं खिड़की बंद करे। क्या ये सीखा नहीं वातावरण से? वह बालक वातावरण में सीखा। और इसी क्रम में मैंने आपको, ये थोड़ा लंबा है, इस वीडियो को मैंने आपको अगली वीडियो में फिर इसको और क्लियर करेंगे कि वास्तव में सामाजिक कारण में घर की भूमिका क्या है, घर का वातावरण कैसा होता है। ये लंबा है, इसे 2-3 उदाहरण और बताएं। आज मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और अगली वीडियो में फिर इसको मैंने क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।